हेलो एवरीवन, हम लोग अपने क्लास नंबर 26 में आए हैं और आज हम लोग जो टॉपिक ओपन करने जा रहे हैं वो है डिडक्शन। डिडक्शन का जनरली बीकॉम लेवल पे एक अलग से 10 मार्क्स का सम आता है आपके पेपर में, लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनके लिए ये क्लासेज ओरिएंटेड है, उनके लिए मेन जो टोटल इनकम का सम होता है उसमें ही 1-2 नंबर के लिए डिडक्शन आता है। मीन्स दे आर इन द पेपर and plus with MCQs a part of your curriculum, they will also be included in MCQs as well. So let's come, we will discuss some deductions. They are from section 80C up till 80U. There's nothing much in this chapter except some things that you need to remember. जैसे बाकी सारे चैप्टर में I was more concerned about कि आपको मैं concepts explain करूँ वगैरह वगैरह करूँ। यहाँ पे it is very plain and simple. I have a total income. If I have a total income of 6 lakh rupees and I want to pay tax on it, the tax will comparatively be higher अगर मेरा इनकम ही 4 लाख या 4.5 लाख या 5 लाख हो जाए। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम 10 लाख मेरी इनकम है और उस पर अगर आप टैक्स कैलकुलेट करते हो 10 लाख पे, ठीक है, तो मेरा जो टैक्स आएगा कितना आएगा? 10 लाख पे 250 तक नील है, नेक्स्ट 250 से बढ़ने 12,500, उसके बाद लगता है 1 लाख रुपए वहां पे, तो 1,12,500 आएगा अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए है। तो अगर मेरी इनकम 7 लाख हो जाती है या 6 लाख हो जाती है, सेम अमाउंट पे टैक्स विल डिक्रीज। ठीक है, सो दिस चैप्टर विल हेल्प अस इन डिक्रीजिंग अवर टोटल इनकम। रिमेंबर व्हाट आई एम टेलिंग यू इज इट विल हेल्प यू रिड्यूस योर टोटल इनकम। When I say total income, it means your gross total income. It will help you reduce your gross total income. Now, for getting these deductions, you need to make certain investments. It's only after making some conceptually viable investments can you get this benefit. मतलब कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा बेनिफिट के लिए, उससे आपको बेनिफिट ही होगा बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको एक लाइफ इंश्योरेंस लेना है। अब लाइफ इंश्योरेंस तो सबको ही लेता है ना, उसका आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। आपको 2 बेनिफिट मिल रहा है, एक तो प्रीमियम भरने से यू आर टेकिंग द प्रीमियम का अमाउंट पीएल में डेबिट और उसका बेनिफिट तो आपको मिल ही रहा है, आपकी इनकम रिड्यूस हो रही है। उसके बाद आपकी टोटल इनकम से हम प्रीमियम का अलाउंस देंगे आपको, सिंस यू हैव इन्वेस्टेड इन प्रीमियम। ठीक है, हाउ डज इट वर्क? सी, द गवर्नमेंट इज आस्किंग यू टू इन्वेस्ट इन सम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। द मोमेंट यू इन्वेस्टेड देयर, द गवर्नमेंट हैज योर फंड्स, इट विल यूज योर फंड्स टू क्रिएट कैपिटल इन द मार्केट एंड द इकोनॉमी विल इंप्रूव. Now government is giving you the benefit that if you are paying premium, I will reduce your tax liability. So you are also happy. Plus if you want it for life security as well, so everyone is happy. So यहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे जिनके बेनिफिट के तौर पे, ठीक है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम करती जाएगी। और टैक्स लाइबिलिटी कम करने का तरीका क्या? आपकी टोटल इनकम को रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन सेक्शंस की तरफ देखेंगे। आपको सेक्शंस का नंबर, उनका कंटेंट, मतलब किस चीज से रिलेटेड है वो, और उसमें कितना अमाउंट का डिडक्शन है वो बस याद करना है और कुछ नहीं। जैसे हम लोग सबसे पहले अगर अपने सेक्शन पे आए, ठीक है, इसमें क्योंकि कुछ ज्यादा है नहीं, पहले मैं सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो ना बना के, फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, 1 घंटे की तो बात है, एक बार वीडियो बना ही देता है। तो सबसे पहला सेक्शन इसमें आता है 80C, लिखा हुआ है मोस्ट पॉपुलर डिडक्शन। मोस्ट पॉपुलर इसलिए क्योंकि 80C में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे 80C में पहले क्या आता है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, लाइफ इंश्योरेंस आता है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, किसके लिए? या तो अपने लिए लिए या अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, अपने लिए लिए या आपने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए अगर इसको लिया है इन्वेस्टमेंट्स को, तो इन इन्वेस्टमेंट्स पे, ठीक है, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, ठीक है, उस पर आप प्रीमियम पेमेंट करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। सर डिडक्शन कितना अमाउंट होगा? अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, ठीक है, और 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। पॉलिसी वैल्यू होता है वो लमसम अमाउंट जो आपको मिलता है ये पॉलिसी क्लेम करने से। ठीक है, अब इसमें 2-3 डेट हैं कि सपोज अगर आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 1/4/2012 के पहले कराई है तो वो 10% 20% हो जाएगा, और अगर आपने 1/4/2012 के बाद कराई है तो वो 10% रहेगा। ठीक है, इसमें अगर कोई बंदा डिसेबल्ड है, कोई इंसान डिसेबल्ड है और उसका 1/4/13 के बाद पॉलिसी हुआ है तो उसके लिए 15% होगा 10% का रेट। मतलब क्या है? 12 जब था, मतलब 13 के पहले या 12 के पहले सबके लिए देयर वाज 20 whether you are disabled or not. In 12 after 12 we reduced the rate to 10 and in 13 we increased the rate to 15 only for the people who are disabled. Okay, so first we have life insurance premium, सेल्फ स्पाउस आप किसी का भी करा सकते हो। देन यू हैव इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड। अगर आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, ये किसके इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है? सैलरी की क्लास में हम लोग ने सीखा है
ये किसके इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है? ये एम्प्लॉय के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद कुछ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हैं, दीज आर बेसिकली म्यूचुअल फंड। और अगर आप ट्यूशन फीस पेमेंट करते हो, मतलब जो टोटल स्कूल फीस होता है या कॉलेज फीस होता है, उसमें जो ट्यूशन फीस होता है, जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है, ठीक है, उसका आपको एग्जामिशन मिलेगा, मतलब डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। आप सोच रहे होगे वाह सर, मतलब 2 बच्चों को हम हार्वर्ड में पढ़ाएंगे तो उसके भी ट्यूशन फीस का हमको एग्जामिशन मिल जाएगा। थोड़ी देर रुकिए, पहली बात एजुकेशन इंडिया में होनी चाहिए, प्लस देयर इज एन अमाउंट लिमिट। उसके बाद क्या है, आप अगर अपने हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट करते हो, ध्यान रखो मैंने क्या बोला, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, जो इंटरेस्ट है वो तो 24B में आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मिल ही गया था। सो हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अभी भी आप सोच रहे होगे सर 20 लाख का मेरा लोन है, हम 20 लाख का पूरा एक बार में पेमेंट कर देंगे, पूरा 20 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। रुकिए, उसके बाद क्या है, फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हो या कोई रिकरिंग डिपॉजिट करते हो पोस्ट ऑफिस बैंक के साथ, ईयर जो लिखे है वो आप देख सकते हो, रिकमेंडेटरी जरूरी नहीं है। अमाउंट डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये एक नया स्कीम है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दिस इज बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल गर्ल्स एंड देयर एजुकेशन एंड फॉर चाइल्डहुड प्रोटेक्शन एंड एक्सेट्रा। बट दिस, ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, ये आपके आईसीआई द्वारा नहीं कराया गया, उनके मटेरियल में नहीं है, बट इट इज इन 80C, तो मैंने बस लिख दिया, तो आप चाहें तो इसको एक काटा मार सकते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC, ठीक है। परचेजिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ नबार्ड। अब पूरे 80C में इतने सारे एलिमेंट है, आप कोई सा भी कर सकते हो, इसमें एक एलिमेंट मिस हो गया है, उसको आपको लिखना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पूरा ये एलिमेंट है, उसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपको ऐड करना है, ठीक है। मैक्स डिडक्शन पूरे 80C का पता है कितना है? 150, मतलब आपको पूरे 80C में मिल ही सकता है 150। तो आपने कितने इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी कर रखे हो, अगर अमाउंट एक्सीडिंग 150 है, यू विल ओनली गेट अप टू 150, ठीक है। दैट इज द कैच हियर। देन यू हैव 80CCC। 80CCC इज फॉर पेंशन। अगर आपने अप्रूव्ड पेंशन स्कीम में एज एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट किया है LIC के एन्युटी प्लान में, एन्युटी प्लान मींस अ पेंशन प्लान, तो आपको डिडक्शन मिलेगा जो प्रीमियम आप पेमेंट कर रहे हो, अमाउंट पेड एज प्रीमियम और अमाउंट पेड एज प्रीमियम, लेकिन मैक्स डिडक्शन कितना तक हो सकता है? 150 तक। बेसिकली अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो 10% ऑफ सैलरी होता है और द प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर और मैक्सिमम डिडक्शन इज अप टू ₹1,50,000। देन वी कम टू 80CCD, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है ना, CCD, ठीक है। CCD क्या चीज के लिए? ये इंडिविजुअल ओनली के लिए, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, ठीक है। वेदर एम्प्लॉयड और नॉट मींस आप पर्सनल बिजनेस भी कर सकते हो। यहाँ एक नया स्कीम आया है जिसको बोलते हैं न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, NPS है ये न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें क्या है, ये बोलता है 10% ऑफ सैलरी, अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो 10% ऑफ सैलरी, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो 20% ऑफ GTI, 20% ऑफ GTI आप इस फंड में कंट्रीब्यूट करो, या ₹1,50,000 विच एवर इज लोअर। अब 80 का जितना सेक्शन है, 80C, 80CCC और CCD, सबको मिला के एक सेक्शन बनता है CCE, जो बोलता है तीनों का डिडक्शन मिला के भी इट कैन नॉट एक्सीड 150। मतलब अकेले 80C 150 नहीं जा सकता, 80CCC 150 नहीं जा सकता, 80CCD भी 150 नहीं जा सकता, और तीनों एड अप करके भी 150 नहीं जा सकता, क्रॉस नहीं कर सकता उसको, ठीक है, ठीक है। और ये जो न्यू पेंशन ट्रस्ट है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आप इसमें जैसे ही पैसा इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, यू गेट अ पॉइंट ब्लैंक डिडक्शन ऑफ 50,000। मतलब आपको वो तो मिलेगा ही 10% वगैरह 150 के लिमिट तक, उस पे तो 150 का लिमिट लग रहा है, ये 50,000 आपको बोनस मिल रहा है। तो सपोज जस्ट सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए समझो कि 80C में कुछ नहीं लिखा है, CC में कुछ नहीं है, सीधे CCD है, तो आप 150 CCD में ले सकते हो और 50,000 आपको एज अ बोनस मिलेगा, ठीक है। मतलब आप 2 लाख का रिडक्शन ले सकते हो। ये न्यू पेंशन स्कीम है, दिस इज अंडर 10 सबसेक्शन 44, इसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। CCD हो गया, ठीक है। अब 80D पे आते हैं। 80D इज मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस अगर करवाते हो, मेडिकल इंश्योरेंस कराओगे तो उसका प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है, तो ये प्रीमियम का डिडक्शन है। यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना, जो बीमारी होती है ना, बीमारी या डिजीज टाइप का, वो कोई बीमारी एज पे डिपेंड करती है, कोई बीमारी एज पे डिपेंड करती है। तो जब हम लोग बीमारी रिलेटेड सेक्शन पढ़ रहे होंगे तो वील बी फोकसिंग ऑन एज, पर जब हम लोग डिसेबिलिटी रिलेटेड सेक्शन पढ़ रहे होंगे, डिसेबिलिटी
रिलेटेड सेक्शन पढ़ रहे होंगे, तो उसमें वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एज, क्योंकि डिसेबिलिटी कभी भी हो सकता है। एक बच्चा पैदा होते ही बिना हाथ या पैर के हो सकता है पैदा, एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर द पेरेंट्स। आई होप नोबडी हैज टू गो थ्रू दैट। ठीक है, वी शुड बी ऑल थैंकिंग गॉड एवरी डे दैट वी हैव आवर लिम्स एंड हैंड्स वर्किंग। दैट इज द बेस्ट थिंग possibly you can imagine, instead of complaining for all the small ill things that happen in your life. Be happy with what you have, because most people don't have that. Okay, let's come with it. With that thought we'll come back. So 80 D is for individual and HUF. When I say individual and HUF, I mean medical insurance premium अगर मैंने पेमेंट किया, ठीक है, या यहाँ पे एक नया इंसर्शन है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को अगर हम छोड़ दें, अगर हमने सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवा दिया है अपने पेरेंट्स का या अपने वाइफ का या अपना, ठीक है, तो भी मेरे को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आप कैश में पेमेंट कर सकते हो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मींस वो जो नॉर्मल हेल्थ रूटीन चेकअप होता है, लेकिन 5,000 से ज्यादा कैश में नहीं कर सकते। अगर 5,000 से ज्यादा आपने कैश में किया, 5,000 मतलब अपना और पेरेंट्स का मिला के 5,000, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर किया तो बस डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये एक नुकसान है। डिडक्शन का अमाउंट कितना है, अगर आप अपने लिए कर रहे हो 25,000, ठीक है, मतलब आपका, आपकी वाइफ और आपके बच्चे के लिए मिला के 25,000 और आपके पेरेंट्स का मिला के 30,000, ठीक है, पेरेंट्स मतलब हस्बैंड वाइफ, मॉम डैड दोनों का मिला के 30,000। इफ दे आर सीनियर सिटीजन तो 30, इफ दे आर नॉन सीनियर देन 25, मींस यू कैन गेट अ डिडक्शन ऑफ 25 प्लस 25 और गेट अ डिडक्शन ऑफ 25 प्लस 30, और इफ यू एंड योर पेरेंट्स बोथ आर सीनियर यू कैन गेट अ डिडक्शन ऑफ 30 प्लस 30, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आता है विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू फाइनेंस एक्ट, ठीक है, ये एक देखो, ये जो इंसर्शन है ये बोलता है द लिमिट हैज बीन फर्दर इंक्रीज्ड टू 50,000 फॉर द फाइनेंस एक्ट 1819। ये लिमिट को 50,000 एक्सीड कर दिया गया था। और अभी क्या बोलता है, द मैक्सिमम डिडक्शन इन दिस सेक्शन फ्रॉम 1920 ऑनवर्ड्स कैन बी अप टू ₹1 लाख। मतलब आप अपना, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, सब कुछ का मिला के 1 लाख तक का डिडक्शन कर सकते हो। चलो एक बार हम लोग ऐसे कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लो मेरा और मेरी वाइफ का मैंने करवाया मेडिकल इंश्योरेंस, और दोनों का प्रीमियम मिला के 25,000 आया 50,000 में। दोनों पेरेंट्स का कराया, दोनों सीनियर हैं, 30 आया, 60 प्लस 50। क्या हम 1,10,000 का डिडक्शन ले सकते हैं? नहीं, द मैक्सिमम कैन गो अप टू ओनली 1 लाख। आई टेल यू समथिंग मोर अबाउट दिस सेक्शन। अगर आपने ऐसा कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया है जिसमें आप लमसम प्रीमियम पेमेंट करते हो, मतलब वन टाइम प्रीमियम है, ऐसा बहुत सारी स्कीम आती होगी टीवी में, आपने देखा होगा, वन टाइम प्रीमियम है और 5-6 साल का कवर है, तो पता है डिडक्शन भी स्प्रेड आउट हो जाएगा। लाइक सपोज आपने प्रीमियम पेमेंट किया 50,000 रुपया वन टाइम प्रीमियम, और वो आपको 5 साल लाइफ कवरेज देगा, तो 10,000 रुपया विल बी स्प्रेड आउट ओवर 5 ईयर्स, ठीक है, मतलब 10,000 विल बी स्प्रेड आउट ओवर 5 ईयर्स, और 80D में आपको 5 साल, ठीक है, वो डिडक्शन मिलेगा बैक टू बैक। एक ही साल में पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। ये चीज यहाँ पे मिसिंग है, आप इसे चीज लिख लीजिएगा अपने पास, ठीक है, ये एक नया इंसर्शन है। अच्छा, 80D से दवाई था, दवाई हम लोग कब खाते हैं? जब बीमार होते हैं। ये DD क्या है? ये है डिसेबल डिपेंडेंट। एक ऐसा आदमी है जो डिसेबल्ड है। डिसेबिलिटी का 2 क्राइटेरिया, एक पार्शियली डिसेबल, एक फुल्ली डिसेबल। आपको इतना इस पे फोकस नहीं करना पार्शियल फुल्ली क्या है, आपको एग्जाम में बोल देगा कि वेदर इट इज पार्शियली डिसेबल्ड और फुल्ली डिसेबल्ड। तो अगर कोई आपका डिपेंडेंट, आप खुद ने, कोई ऐसा आदमी डिसेबल्ड है जो आप पे डिपेंडेंट है, मतलब आपकी वाइफ डिसेबल्ड है और वो अपने रहन सहन, खाने पीने सबके लिए आप पे डिपेंडेंट है, तो बोलता क्या है, अगर आपने उसके लिए कोई इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसेबल्ड है और आपने उसके लिए इंश्योरेंस कराया, तो वो 80DD में आएगा, भले लाइफ इंश्योरेंस हो या मेडिकल इंश्योरेंस हो। अगर वो ठीक ठाक है और लाइफ इंश्योरेंस कराया तो 80C में आएगा, ठीक ठाक है और मेडिकल इंश्योरेंस कराया तो 80D में आएगा, लेकिन डिसेबल्ड है तो ऐसा कुछ कराया तो DD में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि सपोज अगर आपने मैंने ये आर्बिट्री फिगर दिया है, ठीक है, ये मैंने बस अपने हिसाब से प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैं देखता हूं उससे लिख दिया कि डिसेबिलिटी इज 40% और मोर, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पार्शियली, अगर 80% और मोर है तो फुल्ली बोलते हैं। बेसिकली ये सेक्शन इतना अच्छा है कि अगर आपने मान लीजिए, देखो यहाँ पे डिपेंडेंट का मतलब क्या है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, एनी मेंबर इन केस ऑफ एन HUF, ठीक है, कोई भी। अब यहाँ पे ये सेक्शन इतना अच्छा क्या है, ये सेक्शन आपको ये नहीं बोलता कि आपको एक X अमाउंट खर्चा करना पड़ेगा। ये सेक्शन बोलता है आपने अगर कोई भी अमाउंट खर्चा किया, बी इट इवन
10,000, 5,000, 6,000, 2,000, 1,000. Just do it in more other than cash where you can prove that you have paid this money. If the person happens to be partially disabled, we will give you a deduction of 75,000, पूरा minus करने देंगे. And if he is fully disabled, मतलब 80% या more, तो we'll give you a deduction of 1,50,000. Sorry, 1,25,000. मतलब 75 अगर वो आधा अधूरा डिसेबल्ड है और अगर पूरा पूरी डिसेबल्ड है तो 1,25,000. एक्सपेंडिचर का भी कोई वैल्यू नहीं है, आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो. डिडक्शन इज फिक्स्ड. 75,000 इफ पार्शियली, 125 इफ फुल्ली. इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब हम लोग डीडीबी में है. डीडीबी क्या है? डरावनी बीमारी. एक की डीडीबी क्या है? डरावनी बीमारी. मतलब ये बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी. ठीक है, कैंसर, ठीक है, ब्रेन हैमरेज, एसटीडी, ठीक है, सेरिब्रल पैरालिसिस, ऐसी बड़ी बड़ी भयानक बीमारी. इसलिए मैंने बोला डरावनी बीमारियां. ठीक है, तो अगर आपको कोई डरावनी बीमारी हुई है, फिर से मेरी बात, क्या डरावनी बीमारी एज पे डिपेंड करती है? नहीं सर, किसी को भी हो सकता है. आजकल क्या 2 साल के बच्चे को, मतलब देखो, डरावनी बीमारी ऐसी है कि सर ये बीमारियां ऐसे तो किसी को भी हो सकती है, पर कोई ऐसी बीमारी होती है जो एज पे भी डिपेंड करती है. जैसे एक कॉमन डिजीज है शुगर. ठीक है, जनरली हैपेंस विद एल्डरली पर्सन. एंड अर्थराइटिस एल्डरली पर्सन पे होता है. तो आप ऐसे अपने दिमाग में इसको बैठाना कि जब बीमारी की बात आएगी तो हम लोग एज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, और जब डिसेबिलिटी की बात आएगी तो हम लोग इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे. वहां एज का कोई फैक्टर नहीं होगा. क्यों मैं ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में डाल रहा हूं? क्योंकि यहां पे डिडक्शन ना एज के बेसिस पे. अगर जिसको डरावनी बीमारी हुई है उसके लिए आपने कोई खर्च किया उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो अमाउंट एक्सपेंडेड, ठीक है, यहां पे फिर से अमाउंट आ जाता है, अमाउंट एक्सपेंडेड और 40,000 विच एवर इज लोअर, अगर वो लेस देन सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 के नीचे. अब क्या है? और दूसरा मान लो अगर वो 60 है, मतलब 60 क्रॉस कर चुका है, सीनियर सिटीजन है, तो अमाउंट एक्सपेंडेड और 60,000. 60 ईयर से 60,000, 60 से 60. ठीक है, अब बात क्या होती है? मान लो मैंने एक मेडिकल इंश्योरेंस कराया, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर का, और फिर वो फैमिली मेंबर को कोई डरावनी बीमारी हो गया. ठीक है, अब मेडिकल इंश्योरेंस कराया तो मेडिक्लेम मिलेगा. तो लेट्स सपोज मेरे को मेडिक्लेम मिला 20,000. ठीक है, मैंने खर्च किया उस मतलब रिलेटिव के ट्रीटमेंट पे 60,000, मेरे को मेडिक्लेम मिला 20,000, और वो सीनियर है तो मेरा एग्जाम्पशन के लिए 60 बन रहा है. तो आपके दिमाग से मेरे को कितना बेनिफिट मिलना चाहिए? अब आपने 1 सेकंड आंसर सोच लिया है, अब मैं अपना आंसर बताता हूं. 60,000 मैंने खर्च किया, 20,000 तो मेरे को मेडिक्लेम मिल गया, तो एक्चुअल में मेरी पॉकेट से गया कितना? ओनली 40,000. ठीक है, तो मैं 40,000 को कंपेयर करूंगा 60 से, तो 40,000 और 60,000 विच एवर इज लोअर, तो मेरे को डिडक्शन मिलेगा बच्चा ओनली अप टू 40,000. ठीक है, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो किसी भी सेक्शन में तो आप नीचे कोट कर दीजिएगा, मैं उसके आपको वापस से समझा दूंगा. हालांकि होना नहीं चाहिए, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स रिटन ओवर हियर. ठीक है, एक और चीज है, अगर आप सीनियर की भी औकात को पार कर गए, वेरी सीनियर सिटीजन हो गए, ठीक है, उस टाइम तक तो आपके अंदर भर की बीमारियां होंगी. तो उस टाइम ये डिडक्शन कैसे हो जाता है? वेरी सीनियर कब होता है? जब हम लोग 80 को क्रॉस कर जाते हैं. तो पर अमाउंट भी कितना अलाउड होगा? 80,000. तो 60 को क्रॉस करने से 60,000, 80 को क्रॉस करने से 80,000. इससे अच्छा और क्या हो सकता है याद करने के लिए? और सेक्शन क्या है? 80DDB, डरावनी बीमारी. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? और ये डरावनी बीमारी. नेक्स्ट पे आता, ठीक है, ये एक नया अमेंडमेंट है, एक बार इसको देख लो. ये आप लोग के लिए ही है, 1920 ऑनवर्ड्स ही है. ठीक है, एक्चुअली ये फिनेंस एक्ट 18 से आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये पता होगा, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ जो बच्चे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं फर्स्ट बार देख रहे हैं, कि ये जो 60,000 वाला ऊपर डिडक्शन है ना, 60,000 वाला, इसको गवर्नमेंट ने 1 लाख कर दिया है. मींस अब डिडक्शन क्या है? अगर आप सीनियर हो, 60 प्लस हो, तो आपके लिए डिडक्शन 1 लाख है, और अगर आप लेस देन सीनियर हो तो 40,000 है. बात ये है कि अगर, ठीक है, अब आप सुपर सीनियर सिटीजन वाला क्लॉज ही नहीं रह गया. सुपर सीनियर सिटीजन वाला क्लॉज ही नहीं रह गया. क्यों नहीं रह गया? क्योंकि इन्होंने बोला अगर आप 60 प्लस कर दे रहे हो, हम सीधा 1 लाख तो दे रहे हैं, तो 60 प्लस तो 80 भी होता है, तो 60 को क्रॉस करने से रिडक्शन 1 लाख हो जाएगा. ठीक है, तो जहां पे 40, 60, 80 आपने पढ़ा, वहां पे आपको सिर्फ 40 और 1 लाख पढ़ना है. तो आप एज इन वेल चाहो तो ऊपर वाली चीज को काटा लगा लो, पर मैंने सोचा पहले पुराना भी पढ़ा दूं, नया भी पढ़ा दूं, जिससे आप रिलेट कर पाओ चीजें कैसे चेंज हुई है.
ठीक है। अच्छा 80E, ई से क्या होता है एजुकेशन, ई से क्या होता है एजुकेशन। ये क्या बेनिफिट है, कैसे बच्चे लोग पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं। बेसिकली उसका लॉजिक क्या होता है, एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट पेमेंट करना है, जैसे ही आपको काम मिल जाए, पढ़ाई के बाद आपको जब जॉब मिल जाए तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। तो पहले 8 साल के पेमेंट पे आपको 100% डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी लिमिट। सपोज मेरे पापा ने एजुकेशन लोन लिया मेरे लिए 20 लाख रुपीज, द इंटरेस्ट इज एट द रेट 2%, लेट्स सपोज, ठीक है, मैं थोड़ा बढ़ा देता 5%, ठीक है। सो 10,000 विल गो एज इंटरेस्ट। तो मेरे को 10,000 का इंटरेस्ट जो हम पेमेंट करेंगे, मेरे को 8 साल तक हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, तो 8 साल तक 10,000 पूरा डिडक्शन मिलेगा मेरे को, जब तक इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, ओनली अप टू 8 ईयर्स। देख लीजिए यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन हायर एजुकेशन ओनली अप टू 8 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ पेमेंट, ठीक है। अच्छा ये 80EE और 80E एक नया सेक्शन है जो इंट्रोड्यूस हुआ है। आपको इस सेक्शन का ना लॉजिक समझना, वरना बहुत आराम से कंफ्यूज हो सकते हैं इससे। 80E पहले मैं आपको दिखा देता हूं किस चीज के लिए बोलता है, ये इंडिविजुअल ओनली के लिए, व्हेन ही इज परचेसिंग फर्स्ट होम एवर, पहली बार जिंदगी में वो घर खरीद रहा है, ठीक है। डिडक्शन क्या चीज का है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन विच ही हैज टेकन फॉर द फर्स्ट होम परचेस। अब आपके दिमाग में घंटी बजी, सर 24B जो हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था, उसमें भी तो ऐसा कुछ डिडक्शन था ना सर। था, लेकिन वहां पे डिडक्शन दोनों चीज पे था, याद है, घर कंस्ट्रक्ट भी करने पे और घर खरीदने पे भी, और कोई नंबर ऑफ लिमिट नहीं थी कि पहले आपके पास कितने घर होने चाहिए। यहां बोल दिया एक ही घर होगा, एंड दैट टू यू आर परचेजिंग, ठीक है, परचेज करना और एक ही घर होना चाहिए। प्लस वहां पे इतना कोई लिमिटेशन नहीं था इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके, सिर्फ 3 लिमिटेशन था अलाउ करने के लिए। यहां पे द लिमिटेशन इज not only 3, the limitations is a lot of limitations related to value of property and stuff like that, ठीक है। तो यहां पे काफी ज्यादा लिमिटेशंस है। आप लोग एक बार इसको रीड करो, ऊपर में एक बार खाली सामने 80E को रीड करो। ठीक है, आई होप आपने रीड कर लिया होगा। और यहाँ पे मैक्स डिडक्शन आपको कितना मिलता है, 1,50,000, 50,000 लिखा हुआ है, गलत है, इट विल बी 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 का आपको डिडक्शन मिलता है। मैं कुछ चीजें पहले यहाँ से एडिट कर देता हूँ लगे हाथ, जिससे आपको सही वाला जाए, ठीक है। इसको हटा देता हूँ पूरा, ठीक है, कि मैक्सिमम डिडक्शन 40,000 फॉर लेस देन सीनियर सिटीजन। आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा आप लोगों के पास, तो आई होप आप ये लेक्चर देखने के साथ पढ़ते भी होंगे। अच्छा, डिडक्शन वुड बी अलाउड किन केसेस में, अगर आपका वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टू बी परचेस्ड इज मैक्स 50 लाख, मतलब जो घर आप खरीद रहे हो 50 लाख से ज्यादा का नहीं है। दूसरा, वैल्यू ऑफ लोन टेकन शुड बी 35 लाख, मतलब लोन 35 लाख तक का है, वैल्यू घर का 50 है, मतलब आपको इनडायरेक्टली समझ में आ रहा है 15 लाख रुपए आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ये वही स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है जिसका मैंने बात किया था कैपिटल गेन में अंडर सेक्शन 50C और 43CA अंडर PGBP। द लोन मस्ट बी टेकन बिटवीन, ये लोन का डेट इंपॉर्टेंट है, तो लोन का डेट इंपॉर्टेंट है, लोन का इस डेट से इस डेट के बीच में लोन लेना होना चाहिए, तब ये सेक्शंस आपको अप्लाई करेंगे सर। आगे बढ़ते हैं, 80G, ठीक है, जी से क्या होता है, घर होता है, 80G से घर होता है। सर ऊपर तो घर हो गया, ऊपर घर था खरीदने वाला, ये कौन सा घर है, उधार पे लेने वाला, एक्चुअली वो ये है, एक सेकंड 80GG कहां गया, जी, हाँ, घर, इसको ऐसे ही बोलता हूं 80GG घर। तो अगर आपने घर लिया है
मतलब आपके खुद के रहने के लिए आपने घर लिया रेंटल पे, रिमेंबर रेंटल पे, वेदर एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब या तो आप सैलरी करते होगे या तो आप बिजनेस करते होगे। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सैलरी करते होगे तो दो तरह के अलाउंसेस होते हैं, एक अलाउंस है, एक परक्यूजिट है। रेंट फ्री अकोमोडेशन और हाउस रेंट अलाउंस आपको नहीं मिलता होना चाहिए, तब आप 80 जीजी का बेनिफिट लेंगे। हाउस रेंट अलाउंस और रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको नहीं मिलता होना चाहिए, तब आप इसका बेनिफिट लेंगे, वरना आप इसका बेनिफिट बचा नहीं ले सकते। अच्छा, अब आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो अमाउंट आपका रेंट है उससे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बेसिकली आपको लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए, इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा वो आपको माइनस करने मिल जाएगा। जैसे 5000 पर मंथ, ठीक है, एकदम ये लिमिट है 5000 पर मंथ, तो 5000 पर मंथ कितना होगा? 5000 इंटू 12 60,000, 25% ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ये जो 25% ऑफ टोटल इनकम है, अगर ये सैलरीड पर्सन होगा तो ये टोटल इनकम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है? अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब बिजनेस कर रहे हैं। अगर ये सैलरीड पर्सन होगा तो ये 25% ऑफ टोटल इनकम नहीं होगा, तब ये हो जाएगा 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, तब ये हो जाएगा 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, प्लस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। मैं अभी यहाँ पे डाल दूं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब होता है ना, तब हम लोग टोटल इनकम लिखते हैं, और अगर मैं सैलरी में हूं तो फिर वो एडजस्टेड टोटल इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो वो एडजस्टेड टोटल इनकम हो जाएगा। तो नीचे लिखा हुआ है टोटल इनकम शैल बी कंसीडर्ड बिफोर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, मतलब 80 जीजी का डिडक्शन माइनस करने से पहले जो टोटल इनकम आ रहा है उसको आप लीजिएगा, उसको भी माइनस करने के बाद मत। ऑब्वियसली जिस सेक्शन के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो उस सेक्शन का इफेक्ट दिए बिना उसको देखा जाता है। ठीक है, जैसे याद हम लोग ने क्लबिंग में भी पढ़ा था, किसके इनकम के साथ क्लब करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करते थे? जिस इनकम को क्लब करना है उसको छोड़ के चेक करते थे। ठीक है, अच्छा, जीजीए और जीजीबी, ठीक है, याद कैसे करेंगे? जीजीबी है कंपनी के लिए, जीजीए है ऑल एसएससी के लिए, अदर देन कंपनी। ठीक है, ऑल एसएससी अदर देन कंपनी के लिए। ठीक है, याद कैसे करेंगे? जीजीए, ए फॉर एसएससी, जीजीए ए फॉर एसएससी, तो ये किसके लिए है? ऑल एसएससी के लिए है कि अगर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है, तो जो भी आपने डोनेशन दिया है इन मोड अदर देन कैश, तो पूरा का पूरा डोनेशन आपको एग्जेम्प्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप कैश डोनेशन कर सकते हो, पर कैश डोनेशन शुड नॉट एक्सीड ₹2000। कैश डोनेशन आप कर सकते हो, लेकिन कैश डोनेशन शुड नॉट एक्सीड ₹2000। 2000 के ऊपर आप कैश डोनेशन करोगे अगर, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद बाकी आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना भी अमाउंट डोनेट कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, 100% डिडक्शन मिलेगा जितना अमाउंट डाला। मतलब आपने अगर 5 करोड़ रुपया मोदी जी को दे दिया, बीजेपी को, तो पूरा 5 करोड़ का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर वो 5 करोड़ देने के बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जीजीबी, एक सेकंड कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। एक्चुअली जीजीए आपके इसका पार्ट नहीं है। मैंने जो आपको जीजीए समझाया ना, वो जीजीए समझाते समय मैंने आपको एक्चुअली में समझा दिया है जीजीसी। ठीक है, तो अब मैं जीजीबी आपको समझाता हूं, कैसे समझ में आएगा बी या सी में से कौन सा कंपनी के लिए। सुनिए, सी से कंपनी शुरू होता है लेकिन जीजीसी में कंपनी नहीं है। सी से कंपनी शुरू होता है लेकिन जीजीसी में कंपनी है ही नहीं बच्चा। तो क्या है वहां पे बाकी एसएससी है अदर देन कंपनी। बात वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। तो कंपनी कहां पे है? जीजीबी में। ठीक है, कंपनी कहां पे? जीजीबी में। और कंपनी क्या बोलता है? 100% डोनेशन जो भी करोगे वो अलाउड होगा। लेकिन ये बात पे ध्यान देना, ये वर्ड पे ध्यान देना,
क्या लिखा है, इंडियन कंपनी, मतलब फिरंगी से पैसा लेके आए हो तो फिरंगी को डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलेगा। नेक्स्ट पीस है जीजीसी, ये सबके लिए ऑल एसएससी सी है, पर ये कंपनी के लिए नहीं है। 100% डोनेशन मेड है, कैश में करिएगा तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, अदर देन कैश करिएगा तो फुल डिडक्शन मिलेगा। देन आता है क्यूक्यूबी, क्यूक्यूबी भी बहुत इजी है, ये रेसिडेंट के लिए है। अगर आपको कोई रॉयल्टी पेमेंट हो रहा है तो आपको रॉयल्टी पे डिडक्शन मिलेगा अप टू ₹3 लाख। मतलब सपोज मेरे को रॉयल्टी मिल रहा है 1 लाख और डिडक्शन अप टू 3 लाख है, तो कितना डिडक्ट करने मिलेगा, 1 लाख। इट्स लाइक लेस अमाउंट रिसीव्ड और 3 लाख विच एवर इज लोअर, ठीक है। नेक्स्ट आरआरबी क्या चीज के लिए, ऊपर वाला रॉयल्टी था ऑथर के लिए क्यूक्यूबी, नीचे वाला आरआरबी इज फॉर रॉयल्टी फॉर पेटेंट, ठीक है। क्यूक्यूबी इज फॉर बुक्स, ठीक है, क्यूक्यूबी बी फॉर बुक्स, ठीक है। और आरआरबी, ठीक है, ऐसे तो दोनों ही बी है, पर आरआरबी इज बेसिकली फॉर पेटेंट, ठीक है। आरआरबी पेटेंट के लिए, क्यूक्यूबी बुक्स के लिए। अब दो सेक्शन टीटीए टीटीबी, काफी बार ये सेक्शंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो आप इनको ठीक से समझ लीजिएगा। जो टीटीए है ये सबके लिए है, ठीक है। टीटीए जो है ये सबके लिए है, सबके लिए मतलब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, ठीक है, सीनियर नॉन सीनियर, सबके लिए ये है। पर ये क्या चीज के लिए है टीटीए, ये सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लिए है। मतलब आपका जो बैंक में सेविंग्स अकाउंट है और उस पे जो 1-2-3% जो भी इंटरेस्ट मिलता है ये उसके लिए, ठीक है। टीवी में ऐड आता है ना रणवीर सिंह का, कोटक महिंद्रा 1 लाख तक डिपॉजिट करिए 6% इंटरेस्ट पाइए सेविंग्स अकाउंट पे, ये उसके बारे में बात कर रहा है। कितना एग्जम्पशन है, अप टू ₹10,000। क्या यहाँ पे एफडी कवर्ड है, नहीं, क्योंकि एफडी कहां कवर्ड है, नीचे टीटीबी में, ठीक है। टीटीबी का सेक्शन क्या बोलता है देखिए, टीटीबी इज ओनली फॉर सीनियर सिटीजन। अब मैं यहां पे एक चीज ऐड कर दूं, दैट टू रेसिडेंट ओनली, मतलब ये पूरा सेक्शन सिर्फ रेसिडेंट के लिए है। मतलब सर अगर हम नॉन रेसिडेंट है और मेरा एफडी पे इंटरेस्ट है, क्या मेरे को कहीं पे डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिर्फ रेसिडेंट है, और अगर रेसिडेंट है और सर मेरा सेविंग्स में इंटरेस्ट है तो टीटीए, अगर एफडी में है तो टीटीबी, ठीक है। टीटीबी का क्या चीज के लिए, टीटीबी है सेविंग्स में भी आपको माफी मिलेगी, एफडी पे भी मिलेगी। मतलब टीटीए इज ओनली फॉर सेविंग्स, टीटीबी इज फॉर सेविंग्स प्लस एफडी का इंटरेस्ट, दोनों कॉम्बो, और इसका डिडक्शन भी ज्यादा है 50,000 है। तो ऐसे सोचो, अगर हम एक रेसिडेंट है और हम सीनियर सिटीजन है तो हम कहां जाना पसंद करेंगे, टीटीए या टीटीबी। टीटीबी डिडक्शन 50,000 तक है। अगर हम नॉन सीनियर है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, टीटीए में ही जाना पड़ेगा। अगर हम नॉन रेसिडेंट है और हम सीनियर है तो हम कहां जा सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, टीटीए में जाना। सीनियर नहीं है तो भी टीटीए में ही जाना। तो टीटीबी किसके लिए दरवाजा खुला है, टीटीबी का दरवाजा खुला है सिर्फ सीनियर रेसिडेंट के लिए, ओनली फॉर सीनियर रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने 80DD पढ़ा था ना, डिसेबल्ड डिपेंडेंट, वैसे ही एक सेक्शन है 80U। पर 80U में क्या होगा ना, आप खुद डिसेबल्ड हो गए, मतलब आप सेल्फ डिसेबल्ड हो, या तो पार्शियली डिसेबल्ड हो 40 या मोर, या 80 या मोर फुल्ली डिसेबल्ड हो, और आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, ठीक है, आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो। तो अगर आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, अगर आप पार्शियली हो तो 75, और अमाउंट का कोई रिलेशन नहीं है, कितना भी करो 75,000, या अगर आप सीनियर हो तो 125, जैसे वहां था वैसे यहां पे भी है। फर्क क्या है, डीडी वहां पे था दूसरे का और 80U है अपना। अब एक क्वेश्चन लोगों के सामने अराइज होता है, क्या हम 80DD और 80U साथ में क्लेम कर सकते हैं, कभी नहीं होगा। 80DD and 80U आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। गवर्नमेंट बोल रहा है आपको एकदम सिंपल वर्ड में, ए भाई तू डिसेबल है ना, खुद का इलाज करा, दूसरे का क्यों कर रहा है, या दूसरे का करा रहा है ना तो उस पर फोकस करना। ऐसा मत कर कि खुद भी डिसेबल्ड है और दूसरे का भी इलाज करा रहा है, खुद का भी करे। और अगर करवा भी रहा है ना तो मैं डिडक्शन एक ही कर दूंगा। गवर्नमेंट ने क्यों करके रखा है पता है, क्योंकि लोग फ्रॉड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें ना कोई अपर लिमिट नहीं है या लोअर लिमिट नहीं है कि इतना खर्चा करना ही पड़ेगा। आप किसी भी डिपेंडेंट पे नॉर्मल सा भी कुछ खर्चा कर दो, ठीक है, और आप बोलोगे कि वो डिसेबल्ड है और उसका आप डिडक्शन लेके चले जाओगे। इसीलिए बोला या तो खुद पे करो या दूसरे पे करो, दोनों नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे डिडक्शन खत्म हो जाते हैं। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने हालांकि बोला था लास्ट क्लास में कि इसके नोट्स में दे दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना, पर मैंने सोचा क्यों एक टॉपिक बच्चों के ऊपर छोड़ना, थोड़ा समझा ही देते हैं, ठीक है।
इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? 80C इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 80DD इंपॉर्टेंट है, 80D इंपॉर्टेंट है, दीज आर द मोस्ट आस्क्ड वन आई एम टेलिंग यू। GGB GGC इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर से बोल देता हूँ, 80C इंपॉर्टेंट है, CCD इंपॉर्टेंट है, इस बार वो जो नया वो 50,000 वाला आया है, तो 80C 80 CCD, फिर क्या 80DD 80D, ठीक है, 80D में वो जो प्रीमियम वाला आया, लमसम प्रीमियम वाला, वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा 80D, ठीक है। फिर GGA, ठीक है, GGA आप लोग नोट करते रह सकते हैं जब मैं बोल रहा हूँ, सॉरी GGB नॉट ए, ये तो आपका पार्ट नहीं है, GGB और GGC, ठीक है, 80 GGB GGC, इतना आप कर लीजिए तो दैट विल बी मोर देन इनफ, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रहा है, प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।